हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी मन्नत एक अधूरी ख्वाहिश का लास्ट एपिसोड है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अब तक की मेरी सारी कहानी पसंद आई होगी। चलिए हम इस कहानी का लास्ट एपिसोड पूरा करते हैं। 2 महीने बाद मुंबई की रात आज कुछ ज़्यादा ही हसीन थी। राठौर विला और शेखावत मेंशन को दूधिया रोशनी से ऐसे सजाया गया था कि शहर की बाकी तमाम चमक उनके आगे फीकी लग रही थी। वेदांश आईने के सामने खड़ा अपनी रॉयल ब्लू शेरवानी के बटन लगा रहा था। सिर पर बांधी शानदार पगड़ी और गले में मोतियों की माला, वह किसी रियासत का राजकुमार लग रहा था। तभी आयुष और मयंक कमरे में धमाके के साथ घुसे। उसे देख आयुष हैरानी से मुंह फाड़े बोला, वाओ भाई, गजब, क्या लग रहे हो। कसम से अगर आज मनु ने आपको देख लिया ना तो वह पक्का घायल हो जाएगी। वेदांश ने आईने में ही अपनी तिरछी और पैनी नजरों से आयुष को घूरा। उसकी आवाज में एक अधिकार था। वह सख्त लहजे में कहा, भाभी कहो उन्हें अब। आज के बाद वह तुम दोनों की भाभी है, मनु नहीं। मयंक मुंह बनाते हुए बोला, अरे यार भाभी भाभी आयुष कहेगा। मेरे लिए तो वो हमेशा से मनु है और मनु ही रहेगी। मैं नहीं कहने वाला भाभी वाभी। वेदांश धीरे से मुड़ा। उसकी आंखों में वही किंग वाला खौफनाक जुनून चमक रहा था जिसने कई दुश्मनों को धूल चटाई थी। वह धीमी पर भारी आवाज में कहा, अगर अपनी जान प्यारी ना हो तो फिर से कहना उन्हें मनु। जिस दिन तेरी जुबान से उनके लिए मनु नाम निकला उसी पल तेरी जुबान काट दूंगा। आज के बाद तुम दोनों के लिए वो सिर्फ और सिर्फ भाभी है। और खबरदार, जो मनु कहते कहते तुम दोनों उनके आसपास भी भटके तो। आयुष हैरान होकर बोला, भाई यह क्या बात हुई, आप तो बिल्कुल बदल गए, सीधे बिजनेसमैन से पॉजेसिव लवर। देखिए मनु मेरी दोस्त है, आप माने या ना माने। वेदांश उसके पास आकर बोला, शादी के बाद बात करता हूँ तुम दोनों से। अगर दोबारा मनु सुना ना तो सोच लेना अपनी जुबान बचानी है या फिर बार बार वो नाम लेना है। वेदांश उन दोनों को एक सर्द नज़रों से नज़रअंदाज करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। आयुष और मयंक ने एक दूसरे को देखा और गहरी सांस ली। मयंक बुदबुदाते हुए बोला, सच में यार, यह तो बिल्कुल ही बदल गया, दोस्त को ही दुश्मन बना लिया। देख देख कैसे टॉक्सिक और पॉजेसिव बिहेव कर रहा है। भगवान ही बचाए मन्नू, सॉरी मेरा मतलब है भाभी को। इधर मन्नत लाल सुर्ख जोड़े में तैयार बैठी हुई थी। आज वो सच में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसका चेहरा उसकी खूबसूरती से भी ज़्यादा चमक रहा था क्योंकि आज वह अपने वीर से मिलने वाली थी। लेकिन उसी चेहरे पर, उस मुस्कान के पीछे कहीं ना कहीं कियारा के ना होने का गम भी छुपा हुआ था। तभी पंखुड़ी और सहानी उसके कमरे में आई। सहानी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, चलिए भाभी, मंडप में भाई आपका इंतजार कर रहे हैं। भाभी? मन्नत ने उसे घूर कर देखा। प्लीज़ सहानी, तुम मुझे मनु ही बुलाओ, ये भाभी वाभी मत कहा करो, बहुत अजीब लगता है। सहानी हंसते हुए बोली, लेकिन भाई का सख्त आदेश है, अब आप मनु नहीं हमारी भाभी हैं। यह कहते ही सहानी और पंखुड़ी दोनों हंस पड़ी। पंखुड़ी ने मन्नत के गाल पर काजल का टीका लगाते हुए कहा, मैं तो ये सोच रही हूँ कि आज मिस्टर राठौर का क्या हाल होगा। पता नहीं इतने देर से तुम्हें देखने की सोचकर खुद को कैसे कंट्रोल कर रहे होंगे। मन्नत ने हैरानी से पूछा, मैं समझी नहीं। अरे तेरी खूबसूरती देखकर कहीं वो मंडप में ही बेहोश ना हो जाए। पंखुड़ी हंसते हुए बोली, और सुहागरात का तो पूछ ही मत। यह सुनते ही मन्नत का गाल शर्म से और भी लाल हो गया। वह नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली, शट अप पंखु, कुछ भी बकवास करती रहती है। एक तो मैं वैसे ही बहुत नर्वस हूँ। नर्वस क्यों हो? सहानी ने पूछा। मन्नत ने धीरे से कहा, पता नहीं सहानी, अचानक शादी, मेरा मतलब शादी तो होनी ही थी, लेकिन अब वी के साथ उनके पास रहना, मुझे सच में सोचकर ही बहुत शर्म आ रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ क्या करूँ। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि वह क्या सोच रही है, क्या महसूस कर रही है। बस
दिल बहुत तेज धड़क रहा था। पंखुड़ी ने उसकी हथेलियां थामते हुए कहा, देख मनु, आज के दिन हर लड़की नर्वस होती है, लेकिन सच कहूँ इस दिन का हम सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और खासकर तेरा वी। पूछ मत यार, तुझसे ज़्यादा तो वही हमें नर्वस लग रहे हैं। यह कहते ही पंखुड़ी और सहानी एक बार फिर हंस पड़ी। पंखुड़ी ने धीरे से मन्नत का घूंघट नीचे किया और उसे बाहर ले जाने लगी। मन्नत चौंक कर पूछी, अरे ये क्या कर रही हो? मेरा घूंघट अभी से क्यों नीचे कर दिया? सहानी मुस्कुराते हुए बोली, रस्म है भाभी, रस्म। अब चलिए। वहीं वेदांश मंडप में बैठा सिर्फ और सिर्फ मन्नत का आने का इंतजार कर रहा था। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसका दिल कितनी बेसब्री से अपने चांद के टुकड़े के दीदार के लिए मचल रहा है। और फिर उसकी नज़र सीढ़ियों पर पड़ी। मन्नत धीरे धीरे कदम रखती हुई नीचे उतर रही थी। उस पल वेदांश का दिल जैसे धक सा रह गया था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की रंगत बदल गई। घूंघट? वो धीमे से बड़बड़ाया, मैं कब से यहाँ बैठा हूँ अपने जान का चेहरा देखने के लिए, और अब सामने आई भी तो घूंघट में। अब मुझसे क्यों छुप रही हो जान? प्लीज़ अपने चांद से चेहरे का दीदार तो करने दो। उधर घूंघट के नीचे मन्नत के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसकी रूह वेदांश की हर बात महसूस कर रही हो। तभी वेदांश के बदले हुए चेहरे को देखकर संध्या जी उसके पास आ गई और पूछी, क्या बात है वेद, आपका चेहरा क्यों उतर गया? वेदांश झुंझुलाकर कहा, मॉम, ये कैसी रस्म है? मेरी जान ने घूंघट क्यों डाल रखा है? उनसे कहिए ना घूंघट हटाए, मुझे उन्हें देखना है। वो बात धीरे से नहीं बल्कि सबके सामने कहा। मन्नत का दिल और भी तेज धड़कने लगा और वहां मौजूद सब लोग मुस्कुराकर हंस पड़े। तभी नूतन जी बोली, वेद, ये रस्म है, आप मनु को शादी के बाद ही देख पाएंगे, उससे पहले नहीं। वेदांश ने गहरी सांस लेकर खुद को किसी तरह कंट्रोल किया। फिर कबीर हंसते हुए बोला, वेद, बस कुछ घंटों की बात है, उसके बाद मनु को तुझे ही देखना है और तुझे ही झेलना है। यह सुनकर पूरा माहौल और भी खुशनुमा हो गया। उधर मन्नत घूंघट के अंदर से अपने भाई को घूर रही थी, जैसे कि सवाल कर रही हो, झेलना पड़ेगा? फिर मन्नत को वेदांश के बगल में बिठाया गया। जैसे वो बैठी, वेदांश ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। मन्नत का दिल और भी तेज धड़कने लगा। सबकी नजरें उन दोनों पर ही थी, लेकिन वेदांश को किसी की परवाह नहीं थी। उसे बस मन्नत को महसूस करना था। वह उसका हाथ ऐसे थामे हुए था जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज़ पकड़कर बैठा हो। उधर मन्नत घूंघट के अंदर से ही उसे देख रही थी। उसके चेहरे की जो चमक थी, जो मुस्कान थी, उसी के लिए वेदांश ना जाने कब से कितना बेसब्र था। शादी की रस्में शुरू हो गई। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करने लगे। हर तरफ खुशियाँ थी, लेकिन दिव्या जी और राजवीर जी की आंखें नम भी थी। कियारा को तो वह खो चुके थे, और आज मनु भी शेखावत मेंशन छोड़कर राठौर मेंशन जाने वाली थी। उधर केशव जी और ललिता जी भी भावुक हो गए थे। कियारा की कमी हर किसी को महसूस हो रही थी। तभी पंडित जी ने हवन कुंड की अग्नि को साक्षी मानकर फेरों की शुरुआत का ऐलान किया। सहानी ने आगे बढ़कर मन्नत और वेदांश का गठबंधन किया। वह सिर्फ दो कपड़ों की गांठ नहीं थी, बल्कि दो तकदीरों का एक होना था। वेदांश और मन्नत फेरों के लिए खड़े हो गए। पहला फेरा। वेदांश आगे बढ़ा और मन्नत उसके पीछे पीछे। जैसे ही दोनों ने पहला कदम उठाया, फूलों की बारिश शुरू हो गई। वेदांश ने मन्नत का हाथ इतनी कोमलता से पकड़ा था जैसे वह कोई नाजुक कली हो। वह मन ही मन कह रहा था, आज से आपकी हर तकलीफ मेरी है जान, और मेरी हर खुशी आपकी। दूसरा और तीसरा फेरा। जैसे जैसे फेरे बढ़ रहे थे, मन्नत की घबराहट धीरे धीरे कम हो रही थी और उसकी जगह एक गहरे सुकून ने ले ली थी। घूंघट के पीछे से उसे वेदांश की शेरवानी का कोना और उसके मजबूत कदम दिख रहे थे। वेदांश अपने मन में बोला, आपकी हर कमजोरी को मैं अपनी ताकत बना लूँगा। आप जब गिरेंगी, मेरा कंधा आपको संभालेगा। मेरा पूरा वजूद सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए समर्पित है। आप मेरी इबादत हो। चौथा फेरा। पंडित जी के मंत्रों की गूंज के बीच वेदांश मन्नत की ओर थोड़ा झुका और फुसफुसाया, डरना मत जान,
अब पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए तब भी कोई आपको मुझसे दूर नहीं कर पाएगा। आपकी आंखों में आंसू लाने वाली हर वजह को मैं जड़ से मिटा दूंगा। आपकी मुस्कान ही मेरा सुकून होगी। मन्नत ने जवाब में उसके हाथ को और भी कसकर थाम लिया। पांचवा और छठा फेरा। अब रस्म के मुताबिक मन्नत आगे आई और वेदांश उसके पीछे। अब मन्नत वेदांश का रास्ता बन रही थी। वह अपने मन में बोली, वी, जब भी आप खुद को अकेला पाएंगे मेरी दुआएं आपके साथ खड़ी होगी। मैं वादा करती हूँ आपकी ज़िंदगी की हर अंधेरे को अपनी मोहब्बत की रोशनी से भर दूंगी। आज से मेरी हर खुशी, हर सांस और मेरी पूरी ज़िंदगी सिर्फ आपके नाम है। अगर कभी हम दोनों के बीच गलतफहमियां आए तो मैं लड़ूंगी, पर आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। सातवां फेरा, अंतिम कदम। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। वेदांश ने एक बार फिर मन में बोला, सातवां वचन जान, मौत भी हमें अलग करना चाहेगी तो उसे पहले मुझसे लड़ना होगा। मैं आपको इस जन्म में ही नहीं हर जन्म में अपना बनाकर रखूंगा। फिर दोनों साथ में अपने मन में बोले, अब से मन्नत और वेदांश अलग नहीं, हम एक मुकम्मल दास्तां हैं। दिव्या जी, राजवीर जी ने हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। जैसे ही सातवां फेरा पूरा हुआ, पूरे हॉल में तालियों की गूंज और शंखनाद हुआ। वेदांश और मन्नत अब हमेशा के लिए एक दूसरे के हो चुके थे। कबीर पंखुड़ी को देखकर अपनी शादी की रस्मों में खो गया। वही मयंक जैस्मिन को देखते हुए हल्की हल्की मुस्कुरा रहा था। हर कोने में बस प्यार और सुकून ही नजर आ रहा था। तभी पंडित जी बोले, अब बारी है सिंदूरदान की रस्म की। दुल्हन का घूंघट थोड़ा ऊपर कीजिए। वेदांश, जो पिछले कई घंटों से अपनी चांद जैसी दुल्हन का चेहरा देखने के लिए बेताब था, उसकी धड़कनें और तेज हो गई। लेकिन तभी पंखुड़ी और सहानी ने बीच में आकर एक मलमल का पर्दा तान दिया। वेदांश ने पंखुड़ी को ऐसे नजरों से घूरा जैसे वह उसका रास्ता रोकने का गुनाह कर रही हो, पर पंखुड़ी ने शरारत से कहा, रस्म है मिस्टर राठौर, रस्म। वेदांश के अंदर बेचैनी और बढ़ गई। उसे लग रहा था जैसे सब उसे जानबूझकर तरपा रहे हैं। वह मन ममोस कर पर्दे के नीचे से हाथ बढ़ाया और मन्नत की मांग में सिंदूर भर दिया। चेहरा ना देख पाने की तरफ अब उसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। तभी उसने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर पूरा परिवार दंग रह गया और फिर खिलखिलाकर हंस पड़े। वेदांश ने झटके से उस पर्दे को एक तरफ किया और घूंघट के ऊपर से ही मन्नत के माथे को चूम लिया। मन्नत के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसकी सांसें अटक गई। घूंघट के महीन कपड़े के पार से उसने अपनी नजरें उठाई और वेदांश के चेहरे को देखा, जो प्यार के जुनून में दहक रहा था। वहीं वेदांश घूंघट के पीछे मन्नत की आंखों में देखते हुए कहा, आपसे ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है जान। आज यह चांद का टुकड़ा मुकम्मल हो गया है। मन्नत शर्मा के पलके झुका लेती है। पूरा मंडप फिर से तालियों से गूंज उठा। तभी पंडित जी बोले, अब मंगलसूत्र पहनाइए। मन्नत ने अचानक धीरे से कहा, रुकिए पंडित जी। सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन वेदांश के चेहरे की मुस्कान कम नहीं हुई। मन्नत ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली में वही पेंडेंट था जो वेदांश ने उसे दिया था, जिसे वह एक बार अपने गले से उतार चुकी थी। घूंघट के पीछे से वेदांश को देखते हुए वह बोली, वी, मेरे लिए यही मंगलसूत्र है, आप इसे ही मेरे गले में डालिए। वेदांश की आंखें भर आई। उसने बहुत प्यार से उस पेंडेंट को उठाया और मन्नत के गले में डाल दिया। वही पेंडेंट जिस पर उन दोनों का नाम का पहले अक्षर के साथ वनत खुदा था। उनके प्यार की पहली और सबसे खास निशानी। पूरा मंडप एक बार फिर खुशियों और तालियों से गूंज उठा। और इस बार सिर्फ शादी नहीं हुई थी, दो दिल हमेशा के लिए एक हो गए थे। पंडित जी ने कहा, विवाह संपन्न हुआ। कहते ही वेदांश ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने मन्नत का हाथ इतनी मजबूती से थामा जैसे वह दुनिया को बता रहा हो कि यह मन्नत अब हमेशा के लिए उसकी है। दोनों ने झुककर बड़ों का आशीर्वाद लिया। माहौल खुशियों से सराबोर था। तभी नूतन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सहानी बेटा, अब मन्नू को कमरे में ले जाओ, विदाई की रस्मों की तैयारी करनी है। सहानी जैसे ही आगे बढ़ी, वेदांश की खनकती हुई आवाज़ गूंजी,
अब बहुत हुआ मॉम, रस्मों के नाम पर अब और कोई दूरी बर्दाश्त नहीं होगी। मेरी जान कहीं नहीं जा रही है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वेदांश ने झटके से मन्नत को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। मन्नत के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। वह घूंघट की ओट से घबराकर फुसफुसाई, वी, यह क्या कर रहे हैं आप? सब हमें देख रहे हैं, प्लीज नीचे उतारिए। लेकिन वेदांश पर तो जुनून सवार था। उसने अपनी सख्त और भारी आवाज में कहा, शादी हो गई, यही सबसे बड़ी रस्म थी। बाकी जो होना है बाद में होता रहेगा। वह मन्नत को गोद में लिए हुए ही बाहर की ओर बढ़ गया। पीछे खड़ा पूरा परिवार हैरान था, पर सबके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। तभी अजराज जी ने हंसते हुए सबको रोका, अब उन्हें कोई मत टोकिए, वरना वो भड़क जाएंगे। उन दोनों का साथ रहना ही सबसे बड़ी रस्म है। वेदांश ने मन्नत को बड़ी नजाकत से अपनी गाड़ी की अगली सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। उसने गाड़ी सीधे अपने उस खास फार्म हाउस की तरफ मोड़ दी जिसे उसने बड़ी हसरत और प्यार से सजाया था। ताजुब की बात यह थी कि पूरी राह वेदांश ने एक बार भी मन्नत का घूंघट उठाने की कोशिश नहीं की थी। मन्नत मन ही मन चिढ़ रही थी और सोच रही थी, ये क्या बात हुई? मंडप में तो बड़े बेताब हो रहे थे कि घूंघट हटाओ, घूंघट हटाओ, और अब जब हम अकेले गाड़ी में हैं तो एक बार देख भी नहीं रहे। तभी वेदांश ने बिना उसकी तरफ देखे जैसे उसके मन की बात पढ़ ली हो, मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जान, जब मैंने इतना लंबा इंतजार किया है तो कुछ पल आप भी इंतजार कीजिए। बहुत जल्द हमारे बीच कोई पर्दा नहीं रहेगा। वेदांश की बात सुनकर मन्नत लाज के मारे दोहरी हो गई। उसे इतनी शर्म आ रही थी कि उसका मन किया कि गाड़ी का दरवाजा खोले और भाग जाए, लेकिन भागती भी कैसे? वेदांश ने एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा था, दूसरे हाथ से मन्नत की कलाई को थाम रखा था। वह बड़े प्यार से अपने नरम हाथों से उसकी कलाई को सहला रहा था, जिससे मन्नत के पूरे शरीर में एक मीठी सिहरन दौड़ रही थी। वेदांश की कार फार्म हाउस के सामने आकर रुकी। वह उतरकर पहले ड्राइवर साइड का दरवाजा बंद करता है और फिर मन्नत की तरफ जाकर दरवाजा खोलता है। अगले ही पल वह उसे फिर से ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। मन्नत झट से अपनी बाहें उसकी गर्दन में डाल देती है, घूंघट की आड़ से उसे देखने लगती है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र पूरे फार्म हाउस पर जाती है, उसका दिल और भी तेज धड़कने लगता है। आज यह जगह बिल्कुल अलग लग रही थी, शांत, खूबसूरत और किसी सपने जैसी। वेदांश उसके कान के पास झुककर बहुत धीमी और गहरी आवाज़ में कहता है, जान, हमारी नई दुनिया में आपका स्वागत है, और इस दुनिया में हम दोनों को अलग होने का कोई हक नहीं है। मन्नत की सांसें खुद ब खुद तेज हो जाती है। वेदांश हल्की मुस्कान के साथ आगे जोड़ता है, आज सिर्फ एक होना है, और आज ही नहीं, हर दिन, हर पल। अब हम सिर्फ एक दूसरे को महसूस करेंगे, और भी बहुत कुछ। कहते हुए उसकी मुस्कान गहरी हो गई थी, जिसका मतलब मन्नत समझ रही थी। मन्नत का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया था। उसने बनावटी गुस्से में वेदांश के सीने पर धीरे से अपनी मुट्ठी मारी और बोली, छी, आप बहुत बेशरम हो रहे हैं वी। वेदांश हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, हक है मेरी जान, बहुत तरपाया है आपने मुझे, और आज तो हद ही कर दी। इस लाल जोरे और घूंघट ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब और सब्र नहीं होता। वेदांश उसे फार्म हाउस के अंदर ले जाने के बजाय पीछे के खुले हिस्से में ले गया। मन्नत ने जैसे ही आंखें खोली, उसकी सांसें रुक सी गई। खुले आसमान के नीचे हजारों टिमटिमाते सितारों की गवाह में चारों तरफ दुधिया लाइट्स और मोगरे के फूलों का दरिया था, और उन सब के बीच बिछा था एक सफ़ेद मखमली बेड, जो आज रात उनकी मोहब्बत की नई दास्तां लिखने के लिए तैयार था। खुले आसमान के नीचे मखमली बिस्तर पर बैठी मन्नत ने घबराकर चारों ओर देखा और धीमी आवाज़ में पूछी, वी, यहाँ अगर किसी ने देख लिया तो? वेदांश की आवाज़ में वही किंग वाला रसूख और अधिकार लौट आया। वह उसके और करीब आया और थोड़ी सख्त पर मखमली आवाज़ में बोला, जान, शायद आप भूल रही हैं कि आप किसके साथ हैं। अब आप वेदांश राठौड़ की पत्नी हैं, और इस इलाके में आने की इजाज़त तो परिंदे और हवाओं को भी नहीं है। फिर किसी इंसान की क्या बिसात। यहाँ सिर्फ मैं हूँ, आप है, और हमारी अधूरी रह गई मोहब्बत की ये दास्तान।
बाहर की ठंडी हवाओं ने मनत के शरीर में एक सिहरन पैदा करी थी। वह ठंड से ठिठुर कर सिमटने लगी और अपने लहंगे को मुट्ठियों में कस लिया। यह देख वेदांश के चेहरे पर एक जानलेवा मुस्कान खिल गई। वह फुसफुसाते हुए बोला, बस कुछ पल जान, फिर इन हवाओं में ठंड नहीं, हमारे प्यार की तपिश और महक घुल जाएगी। मनत ने आज वेदांश की आंखों में जो जुनून देखा वैसा पहले कभी नहीं था। वह एक पागलपन था, एक ऐसा नशा जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। मुझे डर लग रहा है। मनत के होठ कांपे। वेदांश ने बिना कुछ कहे उसे अपने मजबूत सीने से लगा लिया। जहाँ मैं हूँ वहाँ डर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, वहाँ सिर्फ हम होने चाहिए। मनत ने भी अपना डर छोड़कर उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। कुछ पल उस आगोश में रहने के बाद जब मनत का दिल संभला तो वेदांश ने उसे खुद से अलग किया। अब वक्त था उस इंतजार को खत्म करने का। वेदांश ने बहुत धीरे से मनत के घूंघट को उठाया और जैसे ही मनत का चेहरा आज़ाद हुआ, वेदांश की नज़रें उसके चेहरे पर जम सी गई। मनत ने मारे शर्म के अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। मांग में सुर्ख लाल सिंदूर, गले में वो पेंडेंट वाला मंगलसूत्र, नाक में बड़ी सी नथिया, माथे की बिंदी और होठों पर एक गहरा रंग। मनत आज भगवान की सबसे खूबसूरत रचना लग रही थी। वेदांश का दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। वह दीवानगी भरी नज़रों से कहा, आज उस चांद का भी गुमान टूट गया होगा जो आसमान में चमक रहा है। तभी तो देखिए मेरे चांद को सामने देखकर वो शर्म से बादलों के पीछे कहीं छुप गया है। मनत ने बहुत धीरे से अपनी पलकें उठाई और वेदांश की आंखों में झांका। उन्होंने एक दूसरे को हजारों बार देखा था, लेकिन आज की उस नज़र में एक अलग ही इबादत थी, एक अलग ही सुकून था। ऐसा लग रहा था मानो वक्त रुक गया हो और पूरी कायनात सिर्फ उन दोनों के मिलन का जश्न मना रही हो। हवाओं में मोगरे की खुशबू और भी गहरी हो गई थी। वेदांश की नज़रों का ताप मनत के चेहरे को दहका रहा था। उसने बहुत धीरे से अपनी उंगलियां मनत के चेहरे पर फेरी, जैसे वह यकीन कर रहा हो कि यह कोई सपना नहीं है। वेदांश एक गहरी और भारी आवाज़ में कहा, आप सिर्फ मेरी हैं, रूह से भी और जिस्म से भी। कोई पर्दा, कोई दूरी और कोई डर अब हमारे बीच नहीं रहेगा। वेदांश ने अपनी उंगलियों से मनत की नाक की नथिया को धीरे से सरकाया। मनत की सांसें तेज हो गई थी। उसका सीना तेज धड़कने की वजह से ऊपर नीचे हो रहा था। वेदांश के हाथ अब मनत की गर्दन के पीछे गए और उसे बहुत नज़ाकत से उसके बालों में लगे पिन और गहने को ढीला करना शुरू किया। मनत ने अपने हाथ वेदांश के कंधों पर जमा दिए। जैसे ही उसके रेशमी बाल खुलकर उसकी पीठ पर बिखरे, वेदांश ने अपना चेहरा मनत की गर्दन के पास झुका दिया। मनत सिसकते हुए बोली, वेदांश ने जवाब देने की बजाय मनत की गर्दन के पास एक मखमली छुअन छोड़ी। मनत के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। वेदांश की पकड़ उसकी कमर पर और भी सख्त हो गई थी। वह धीरे धीरे मनत को उस मखमली बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। सितारों की हल्की रोशनी में वेदांश का चेहरा किसी जुनून की तरह चमक रहा था। उसने मनत के होठों के पास जाकर अपनी आवाज़ को बेहद धीमा कर लिया। मैं इस पल के लिए बरसों तड़पा हूँ जान। आज आपको खुद में ऐसे समेट लूँगा कि हम दो नहीं, सिर्फ एक रूह बन जाएंगे। मनत ने शर्माकर अपनी आंखें मूंद ली और अपनी उंगलियां वेदांश की बालों में फंसा दी। वेदांश ने बहुत प्यार से मनत के होठों पर अपने होठ रख दिए। उसने जब मनत के होठों को छुआ तो वह सिर्फ एक चुंबन नहीं था, वह सालों की प्यास, हजारों आंसू और मौत से लड़कर वापस आने का जुनून था। मनत की सिसकियां वेदांश के मुंह में ही दब गई। उसने महसूस किया कि मनत का शरीर पिघलकर उसके आगोश में सिमट रहा है। वेदांश ने मनत को मखमली बिस्तर पर और भी गहराई से दबा दिया। उसका हाथ मनत के चेहरे से छूते हुए उसकी कमर के कर्व्स पर ठहर गए। मनत की सांसें अब बेकाबू हो रही थी। वेदांश एक गहरी मदहोश कर देने वाली आवाज़ में कहा, आज आप मेरी हर धड़कन को महसूस करेंगी जान। वेदांश की गर्म सांसें मनत की नाजुक त्वचा पर आग लगा रही थी। उसने मनत के कान के निचले हिस्से को धीरे से अपने दांतों के बीच दबाया। प्लीज़
मन्नत का यह पुकारना वेदांश के अंदर के सोए हुए तूफान को जगाने के लिए काफ़ी था। उसने बिना पलक झपकाए मन्नत के लहंगे की भारी डोरी को एक ही झटके में ढीला कर दिया। ठंडी हवा और वेदांश की गर्म छुअन के संगम ने मन्नत को कपा दिया। वेदांश ने मन्नत के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर ले जाकर अपने एक हाथ से जकड़ लिया। उसकी आंखों में झांका। उन आंखों में सिर्फ प्यार नहीं था, बल्कि एक पागलपन, जुनून था। वह गहरी आवाज में बोला, मुझसे दूर होने का ख्याल भी अब मत लाना जान, वरना मैं खुद को जला दूंगा या इस दुनिया को। और उसने मन्नत के होठों पर दोबारा हमला किया, लेकिन इस बार वह किस और भी गहरा और भी एग्रेसिव था। मन्नत ने खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। वह उसके स्पर्श के नशे में चूर थी। वेदांश का हाथ मन्नत के बदन पर किसी चित्रकार की तरह रेंग रहा था। मन्नत का हर हिस्से को वह अपना बना रहा था। खुले आसमान के नीचे जहाँ हजारों सितारे गवाह थे, वहाँ दो जिस्म एक रूह में तब्दील हो रहे थे। मोगरे के फूलों की चादर उनके मिलन की बोझ से दबती जा रही थी और हवाओं में उनकी भारी होती सांसों का संगीत गूंज रहा था। वेदांश ने अपनी शेरवानी के बटन खोल दिए और मन्नत के रेशमी बदन को अपने मजबूत सीने से लगा लिया। वह एहसास इतना रूहानी था कि मन्नत की आंखों से खुशी के दो आंसू छलक पड़े। उस रात वेदांश ने मन्नत को सिर्फ प्यार नहीं किया, बल्कि उसे अपनी रूह में हमेशा के लिए कैद कर लिया। सूरज की पहली किरण ने जब मन्नत के चेहरे को छुआ तो उसने भारी पलकों के साथ अपनी आंखें खोली। रात भर उस दीवानगी और जुनून के बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों में अब भी नींद का खुमार था। वेदांश ने उसे रात भर सोने का मौका ही कहाँ दिया था। जैसे ही मन्नत ने उठने की कोशिश की, उसके पूरे बदन में एक मीठा सा दर्द और सिहरन दौड़ गई। वह कराह उठी, लेकिन तभी उसकी नज़र पास सोए हुए वेदांश पर पड़ी। वेदांश का भारी हाथ मन्नत के शरीर पर अधिकार से रखा हुआ था, मानो वह नींद में भी अपनी जागीर की रखवाली कर रहा हो। सोते हुए वेदांश का चेहरा किसी मासूम बच्चे की तरह शांत और सुखी लग रहा था। मन्नत अपनी सारी थकान भूलकर उसे एकटक निहारने लगी। तभी वेदांश की गहरी आवाज़ गूंजी, गुड मॉर्निंग जान। मन्नत सक पका गई। वी, आप जाग रहे हैं? वेदांश ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सीधे मन्नत की आंखों में झांका, जो थोड़ी नम थी। उसने बिना कुछ कहे झुककर पहले मन्नत की आंखों को चूमा और फिर उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मुहर लगा दी। प्लीज़ जान, अब इन आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। मैं अपनी सुबह की शुरुआत आपके मुस्कुराते हुए चेहरे से करना चाहता हूँ। वी, यह तो खुशी के आंसू है, वेदांश ने गहरी आवाज़ में कहा। खुशी के हो या गम के, मैं अपनी मन्नत को रोते हुए नहीं देख सकता। यहाँ सिर्फ मुस्कुराहट और प्यार होना चाहिए। और हाँ, मैं आपसे पहले ही जाग गया था, बस आपको उठते हुए देखने के लिए आंखें बंद करने का नाटक कर रहा था। मन्नत का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। उसने घबराकर इधर उधर देखा और फुसफुसाई, वी, अब तो सुबह हो गई है, प्लीज़ चलिए यहाँ से। अगर कोई बॉडीगार्ड्स या गार्ड्स आ गए तो। वेदांश के चेहरे पर एक सख्त पर मोहक मुस्कान आ गई। उसने मन्नत को अपनी बाहों में भरते हुए एक बार फिर सर्द आवाज़ में कहा, जान, मैंने कितनी बार कहा कि बेवजह डरना बंद कीजिए। मेरी इजाज़त के बिना यह परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कोई नहीं आने वाला। इतना कहकर उसने एक बार फिर उसे ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठा लिया और खुले आसमान के नीचे से फार्म हाउस के अंदर की ओर बढ़ने लगा। मन्नत अभी भी शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसकी नज़रें बार बार गेट की तरफ जा रही थी कि कहीं कोई देख न ले। वेदांश मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वह जानता था कि उसकी मन्नत कितनी मासूम है। वह उसे सीधे वॉशरूम तक ले आया और उसे बहुत प्यार से बाथटब के किनारे बैठाते हुए बोला, अब आपको आराम मिलेगा। यह कहते हुए वह खुद भी अंदर आने लगा। मन्नत ने तुरंत उसकी तरफ देखा और हल्की घबराहट के साथ बोली, ये आप क्या करें भी? अब आप यहाँ से जाइए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। वेदांश उसके थोड़ा करीब झुककर शरारती मुस्कान के साथ बोला, ये क्या जान, अब ऐसा क्या रह गया है जिससे आप इतनी शर्माएं? एक साथ रहकर दिन की शुरुआत करना भी तो रोमांस ही है। हमारी पहली सुबह है, एक बाथरूम रोमांस तो बनता ही है ना?
यह सुनकर मनत का दिल जोर से धड़कने लगा। वो हल्का सा झेप गई और बनावटी गुस्से में बोली, नहीं, आप अभी इसी वक्त बाहर जाइए, वरना मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। वेदांश ने हंसते हुए कहा, अब तो जिंदगी भर आपके साथ ही रहना है, फिर ये नाराजगी भी झेल लेंगे। मनत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, प्लीज जाइए ना, मैं सच में बहुत थक गई हूँ, मुझे फ्रेश होना है। क्या एक ही दिन में ही सारे रोमांस कर लेंगे? फिर उसने हल्की चेतावनी भरी नजरों से देखते हुए कहा, अगर आप नहीं गए नबी तो मैं सच में रोने लगूंगी। वेदांश उसकी आंखों में झलकती थकान और मासूम जिद देखकर मुस्कुरा दिया। ठीक है, आज तो जा रहा हूँ, आगे से कोई बहाना नहीं चलेगा। अब आप फ्रेश हो जाइए, मैं दूसरे वॉशरूम में चला जाता हूँ। यह कहकर वह बाहर निकल गया। मनत ने राहत की सांस ली और खुद से बुदबुदाई, ये वी भी ना बिल्कुल नहीं बदले। उधर वेदांश दूसरे वॉशरूम की तरफ जाते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ सोच रहा था कि शादी के बाद की यह नोकझोंक भी कितनी प्यारी होती है। वेदांश जब रेडी होकर कमरे में वापस आया तो गुलाबी सलवार सूट में सजी मनत को देखकर उसकी धड़कनें फिर से बेकाबू हो गई। मांग में उसके नाम का सिंदूर, हाथों में खनकता चूड़ा, वह पूरी तरह से राठौर खानदान की बहू लग रही थी। वेदांश उसके करीब आया और शरारत से बोला, क्या इरादा है जान? एक ही दिन में अपने इस पति को कितनी बार मारने का विचार है? मनत सख्ती से बोली, छी, ऐसी बकवास बातें मत कीजिए, मरे आपके दुश्मन। अब बताइए, क्या मुझे इस फार्म हाउस में ही कैद करने का इरादा है? वेदांश ने धीरे से उसके गले में बाहें डाली और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, कैद गुलाम होते हैं जान, और आप तो मेरी धड़कन है, आपको क्यों कैद करूँगा? मॉम का कॉल आया था, हमें राठौर मेंशन चलना है, आपका गृह प्रवेश बाकी है। मनत गहरी सांस लेकर बोली, वी, वह तो ठीक है, सारी रस्में भी हो जाएंगी, लेकिन मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। यह सुनते ही वेदांश एक पल को चुप हो गया, जैसे वो पहले से जानता हो कि मनत क्या कहने वाली हो। वह उस बात को टालना चाहता था, लेकिन मनत की जिद के आगे वह कब जीत पाया था। मनत ने सीधा कहा, वी, पूरे 2 महीने हो गए हैं, मुझे ऑफिस जाना है। आप इन 2 महीनों में मुझे ऑफिस जाने ही नहीं दिए। मुझे नहीं पता वहाँ क्या चल रहा है, और आपको पता है वैभव का भी कोई पता नहीं है। मैंने कई बार कॉल किया, उसका नंबर भी नहीं लग रहा है। मैं उसके घर जाकर अंकल आंटी से पूछना चाहती हूँ कि वह कहाँ है। वैभव का नाम सुनते ही वेदांश की मुठ्ठियाँ अपने आप भींच गई थी। उसकी आंखों के सामने पूरा मंजर घूम गया था। उसका दिल कांप उठा, लेकिन वह मनत को अपना डर और गुस्सा दिखाना नहीं चाहता था। खुद को संभालते हुए वह बोला, जान, अभी अभी हमारी शादी हुई है, अभी हमें सिर्फ अपनी नई शुरुआत पर फोकस करना चाहिए। फिर हल्की मुस्कान के साथ आगे बोला, और रही बात आपकी कंपनी की, तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। बहुत जल्दी राठौर डोमिनियन ग्रुप आपकी कंपनी को मर्ज करने वाला है। अब आपकी कंपनी मेरी कंपनी का हिस्सा होगी, इसलिए अब आप सीधे राठौर ग्रुप के ऑफिस जाया करेंगी। मनत ने हैरानी से उसे देखा, लेकिन अभी इसकी क्या ज़रूरत थी? वेदांश ने उसकी आंखों में देखते हुए बहुत सच्चाई से कहा, बहुत ज़रूरत है जान, क्योंकि मैं एक पल के लिए भी आपको अपनी नज़रों से दूर नहीं करना चाहता। हर पल चाहता हूँ कि आप मेरी आंखों के सामने रहे। मनत को उसका ये बदला रूप, थोड़ा पॉजिटिव अंदाज अजीब लगा। वह नहीं जानती थी कि वेदांश के इस व्यवहार के पीछे डर छुपा है। एक तो मनत की यादें अभी तक वापस नहीं आई थी, और दूसरा, खाई में गिरने के बाद वैभव का डेड बॉडी नहीं मिली थी। इसलिए वेदांश इस बार मनत को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता था। वह मनत के खोने के ख्याल से भी कांप उठता था। उसे अब फर्क नहीं पड़ता था कि दुनिया उसे टॉक्सिक कहे या पॉजिटिव, उसे बस अपनी मनत की सलामती चाहिए थी। राठौर मेंशन आज किसी महल की तरह चमक रहा था। संध्या जी और नूतन जी ने घर के मुख्य द्वारों को फूलों और वंदनवार से सजाया था। हॉल में अधिराज जी, ओम जी और सावित्री जी सोफे पर बैठे थे, लेकिन उनकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। आज आयुष भी बहुत खुश था, क्योंकि वह भी आज से ऑफिस में कदम रखने वाला था। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। नूतन जी उत्साह में बोली, दीदी, लगता है बच्चे आ गए हैं,
चलिए स्वागत की तैयारी करते हैं। बाहर वेदांश ने एक बार फिर अपना किंग वाला अंदाज दिखाया। उसने मन्नत को अपनी बाहों में उठा लिया और मेंशन की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। मन्नत फुसफुसाते हुए बोली, वी प्लीज अब तो उतार दीजिए, सब देख रहे हैं। मुझे सच में बहुत शर्म आ रही है, घर के बड़े क्या सोचेंगे। वेदांश ने मुस्कुराते हुए कहा, शर्म क्यों आ रही है? आपको मुझ पर शर्म नहीं सिर्फ प्यार आना चाहिए, और बड़े वही सोचेंगे जो सच है कि आप मेरी दुनिया हैं। मन्नत समझ गई थी कि वेदांश की जिद के आगे उसकी एक नहीं चलने वाली। उसने बहस करना छोड़ दिया और चुपचाप उसकी मजबूत बाहों में सिमट गई। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचे, पूरे परिवार ने उन्हें घेर लिया। सहानी शरारत से बोली, भाई अंदर आने के लिए पहले नेक देना होगा, लेकिन उससे पहले भाभी को नीचे तो उतारिए, तभी तो रस्में पूरी होंगी। वेदांश बिना नीचे उतारे बोला, नेग लेने के लिए भाभी को नीचे उतारने की क्या जरूरत है? आपको जो चाहिए मांग लीजिए, बस रास्ता छोड़िए। सहानी ने हंसते हुए कहा, भाई मेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन गृह प्रवेश की रस्म के लिए भाभी को कलश गिराकर अंदर आना होगा। अब क्या आप कलश भी उनके बदले गिराएंगे? सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। संध्या जी और नूतन जी ने आगे बढ़कर दोनों की आरती उतारी, माथे पर तिलक लगाए और बलाएं ली। वेदांश ने आखिरकार बहुत नजाकत से मन्नत को जमीन पर उतारा। तभी संध्या जी बोली, मनु बेटा, अब इस कलश को अपने दाहिने पैर से धीरे से गिराकर घर के अंदर कदम रखिए। आपकी मौजूदगी से यह घर हमेशा महकता रहे। मन्नत ने पूरी श्रद्धा के साथ कलश गिराया और जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, पूरे राठौर वंशन में खुशियों की लहर दौड़ गई। मन्नत ने एक एक करके सावित्री जी, अधिराज जी, ओम जी और घर के सभी बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सावित्री जी ने उसे गले लगाकर एक सोने का हार पहनाया और बोली, आज हमारी मन्नत अपने असली घर आ गई हैं। अब इस घर को किसी की नजर न लगे। जैसे ही पैर छूने की रस्म पूरी हुई, वेदांश ने एक बार फिर मन्नत को अपनी बाहों में उठा लिया और सीधे अपने फ्लोर की तरफ बढ़ गया। चलते चलते पीछे मुड़कर बोला, मॉम खाना लगाइए, हम अभी आते हैं। मन्नत इस वक्त अंदर ही अंदर गुस्से से भरी हुई थी। वह उसकी बाहों में थी और बार बार उसे घूर रही थी, लेकिन वेदांश पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। वह उसे सीधे अपने कमरे में ले आया। यह पहली बार था जब मन्नत राठौर मेंशन में उसके कमरे में आई थी। कमरा बेहद आलीशान, शांत और खूबसूरत था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें चारों तरफ घूमी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। पूरा कमरा सिर्फ और सिर्फ मन्नत से भरा हुआ था। बचपन से लेकर आज तक उसकी हर उम्र की तस्वीरें, कभी स्कूल यूनिफॉर्म में, कभी कॉलेज में, कभी नाराज, कभी मुस्कुराती हुई, हर दीवार पर, हर फ्रेम में बस वही थी। मन्नत की आंखें आंसुओं से भर आई। वह धीरे धीरे एक एक तस्वीर को छूने लगी, जिसे यकीन कर रही हो कि यह सच है। फिर उसने वेदांश की तरफ देखा। ये सब भी? वेदांश ने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी सांस ली और बोला, जब से मैंने आपसे मोहब्बत करना शुरू किया तब से जान। फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन अभी एक और सरप्राइज है, ऐसा सरप्राइज जो बरसों से खुलने का इंतजार कर रहा है। मन्नत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वेदांश ने उसका हाथ थामा और उसे अपने कमरे के एक गुप्त हिस्से की ओर ले गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, मन्नत की आंखें फटी की फटी रह गई। वह एक मिनी कमरा था जो ऊपर से नीचे तक रंग बिरंगे गिफ्ट से भरा पड़ा था। ये वही तमाम तोहफे थे जो मन्नत ने सालों से वेदांश को हर छोटे बड़े मौके पर दिए थे। कभी जन्मदिन पर, कभी किसी त्यौहार पर, तो कभी बिना किसी वजह के। अलमारियाँ, सेल्फ, बॉक्स, हर जगह सिर्फ गिफ्ट ही गिफ्ट है। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि हर गिफ्ट अभी भी वैसे का वैसा पैक था। मन्नत हैरानी से पूछी, बाप रे वी, आपने इनमें से एक भी गिफ्ट नहीं खोला? कभी नहीं, वेदांश गिल्ट और प्यार के साथ बोला। जान, अब और कितना गिल्ट फील कराएंगी? उस वक्त अपनी नफरत में मैं इन्हें नहीं खोल पाया था। शायद भगवान ने यह दिन मुकर्रर किया था। आज हम दोनों मिलकर इन्हें खोलेंगे। मन्नत मुस्कुराते बोली, आप पागल हो गए हैं क्या वी? ये तो हजारों में हैं। इन्हें खोलने में तो दिन रात और पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। वही वेदांश जमीन पर बैठते हुए बोला, लगने दीजिए, हमारे पास अब पूरी जिंदगी है। उसने मन्नत को अपने पास बिठाया
और दोनों ने एक एक करके तोहफे खोलना शुरू किया। जैसे जैसे रैपिंग पेपर उतर रहे थे, कमरे में यादों का एक तूफान सा उमड़ पड़ा। पहला गिफ्ट, मन्नत का बनाया हुआ एक हाथ का कार्ड जिस पर बचपन की टूटी फूटी लिखावट में लिखा था, आई लव यू वी, डोंट बी एंग्री। 10वां गिफ्ट, एक कलाई घड़ी जिसे मन्नत ने अपनी पहली पॉकेट मनी से खरीदा था। 100वां गिफ्ट, एक सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ी जिसे मन्नत ने उस दिन दिया था जब वेदांश पहली बार बिजनेस ट्रिप पर जा रहा था। हर गिफ्ट के साथ वेदांश की आंखों में एक नई चमक और कभी कभी पश्चाताप के आंसू आ जाते। उसे याद आ रहा था कि जब मन्नत उसे ये प्यार से दे रही थी तब वो कितनी बेरुखी से पेश आता था, लेकिन आज वह हर तोहफे को ऐसे छू रहा था जैसे वह कोई बेशकीमती हीरा हो। उस कमरे की दीवारों के बीच नफरत, गुस्सा, चोट, दर्द और विरह की सारी यादें ताज़ा हो उठी, लेकिन उन सब के ऊपर आज मोहब्बत का रंग सबसे गहरा था। मन्नत वेदांश के कंधे पर सिर टिकाकर उसे बता रही थी कि उसने वह तोहफा कब और क्यों लिया था। हर गिफ्ट के साथ वेदांश के चेहरे की मुस्कान और भी गहरी होती जा रही थी, क्योंकि आज हर पैकेट में उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी जान का प्यार दिख रहा था। तभी वेदांश धीरे से उठा और वह एक स्पेशल कबर्ड की ओर बढ़ा और एक पुराना मखमली डिब्बा निकाला। यह वही तोहफा था जो मन्नत ने सालों पहले हॉस्टल जाने से ठीक पहले उसे दिया था। मन्नत हैरान होकर पूछी, लेकिन उसकी आंखें नम थी। यह तो वही गिफ्ट है जो मेरे दिल के बहुत करीब था, वेदांश गिल्ट के साथ बोला। सॉरी जान, शुरुआत में मैं नफरत के अंधेपन में था। बाद में मुझे लगा कि इसे सिर्फ आपके साथ ही खोलना चाहिए। क्या आप इसे खोलेंगी? मन्नत ने कांपते हाथों से उस गिफ्ट की पैकिंग हटाई। अंदर एक छोटा सा पारदर्शी कांच का बॉक्स था और उसके अंदर एक टूटा हुआ तारा और एक पुरानी चिट्ठी थी। मन्नत को याद आया, बचपन में एक बार जब टूटता तारा दिखा था तब वेदांश ने मजाक में कहा था, अगर कोई मुझे वह टूटता तारा लाकर दे तो मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। मन्नत उस छोटे से पत्थर को कई दिनों की मेहनत के बाद पहाड़ियों से ढूंढकर लाई थी, लेकिन उस पत्थर के नीचे जो असली चीज़ थी उसे देखकर वेदांश की सांसें अटक गई। वहाँ एक चांदी का छोटा सा लॉकेट था। मन्नत ने उसे खोला तो अंदर वेदांश और मन्नत की बचपन की तस्वीर थी और उसके पीछे मन्नत ने अपने खून से लिखा था, मैं जानती हूँ वी, आप मुझसे बहुत नफरत करते हैं, लेकिन मैं आपसे फिर भी मोहब्बत करती हूँ। शायद ये मेरी आखिरी बेवकूफ़ी है। जब आप ये खोलेंगे तब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, हॉस्टल चली जाऊँगी, आपसे बहुत दूर, ताकि आपकी नफ़रत आपको और मेरी मोहब्बत मुझे तकलीफ़ ना दे। अगर कभी आपको मेरी याद आए तो इनमें मुझे ढूंढ लेना। यह देखकर वेदांश की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने मन्नत को इतनी जोर से गले लगाया कि उसकी सिसकियाँ उसके सीने में दब गई। वेदांश रूंधे गले से बोला, मैं कितना बेवकूफ़ था जान, कैसे अपनी मोहब्बत को पहचान नहीं पाया। आई एम सॉरी, बहुत देर कर दी मैंने, बहुत देर। मन्नत की आवाज़ भी काँप रही थी। अब तो आप मेरे पास हैं नबी, बस यही काफ़ी है। वेदांश ने उसका माथा चूमा और भराई आवाज़ में बोला, और अब मैं आपको कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। उसने उस लॉकेट को अपने गले में पहन ली और फिर वह उसके होठों पर अपना होठ रख देता है। इसी के साथ हमारा मन्नत एक अधूरी ख्वाहिश का सफ़र खत्म होता है। प्यारे पाठकों, मन्नत एक अधूरी ख्वाहिश सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक सफ़र था। दर्द से उम्मीद तक, अधूरी ख्वाहिश से मुकम्मल मोहब्बत तक। आपने मन्नत को इतना प्यार दिया, इतना अपनापन दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मुझे पता है आप सब सीज़न 2 चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं एक नई कहानी लेकर आ रही हूँ, रंजिशे इश्क। मन्नत और वेदांश की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, बस कुछ समय के लिए पर्दे के पीछे चली गई हैं। अगर किस्मत और आपका प्यार साथ रहा तो यह किरदार फिर लौटेंगे। तब तक मन्नत को अपने दिल में जिंदा रखिए। और कहानी कैसी लगी अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।